कायरो में संडे के दिन नेगोशिएशन चल रही है वहाँ पर। और इसमें कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थनी पहुँचे हुए, साथ में CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स पहुँचे हुए, इसराइल का मोसाद के जो चीफ है शायद से वो भी पहुँचे, जिनका नाम डेविड बनिया है। और यहाँ पर हमास का जो डेलीगेशन है वो भी पहुँचा हुआ है। तो ये एक बहुत हाई लेवल निगोशिएशन कराने की कोशिश हो रही है। ये लड़ाई को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही है। तो कोशिश ये हो रही है कि कम से कम यहाँ पर सीज़ फायर किया जाए कुछ दिनों के लिए। तो उसको देखते हुए यहाँ पर संडे के दिन देखना पड़ेगा कि क्या कोई सहमति बन पाएगी। अभी आज के दिन बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सीज़ फायर के लिए तब तक तैयार नहीं होंगे जब तक हमारे सारे हॉस्टेजेस छूट के नहीं आ जाते। उसी मीटिंग में उन्होंने दूसरी बात ये कही है कि हम जीत से केवल एक कदम दूर है, लेकिन हमको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे और जो कीमत हमको चुकानी पड़ेगी वो बहुत दर्दनाक है और बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, लेकिन हमको करने पड़ेगा। उनका कहने का मतलब ये है कि हम अगर चाहे तो तुरंत रफा में ऑफेंसिव करके ये लड़ाई को ख़त्म कर देंगे, लेकिन उससे हमारे जो हॉस्टेजेस है हमास के पास उनकी जान को खतरा है। तो इस कारण हमको पहले उनके बारे में सोचना पड़ेगा। हमास का जो डेलीगेशन है उसने कहा है कि वो चाहता है कि जो भी सीज़ फायर निगोशिएशन हो वो UNSC का जो रेजुलेशन पास होता है उसके आधार में हो। UNSC का रेजुलेशन जो पिछले महीने पास हुआ था उसमें कहा गया था कि गाजा में तुरंत सीज़ फायर होनी चाहिए, परमानेंट सीज़ फायर। और साथ में ये भी कहा गया था कि सारे हॉस्टेजेस छूट के आने चाहिए। तो हमास कह रहा है कि हम तैयार हैं इसके लिए, और हम चाहते हैं कि हम हॉस्टेजेस को भी छोड़ देंगे और आप हमारे इलाके में परमानेंट सीज़ फायर कर दो। इसराइल इसके खिलाफ है। उसने कहा है कि हम लड़ाई को परमानेंटली नहीं ख़त्म करेंगे, बल्कि कुछ हफ्तों के लिए रोक सकते हैं, लेकिन परमानेंटली हम तब तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमास ख़त्म नहीं होगा। यानी जब तक हमास जिंदा है, हमास में जब तक वो गाजा में एक्टिव है तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, ये इसराइल का कहना है। तो इसको देखते हुए अभी भी जो दोनों का नज़रिया वो पहले जैसा है। पहले भी कई बार निगोशिएशन हो चुकी है, लेकिन वो असफल हुई थी। उसके कारण ये थे कि दोनों इसराइल और हमास का जो निगोशिएशन को लेकर जो उनका गोल है वो काफ़ी अलग है एक दूसरे से। तो इस कारण दोनों ने अपना जो नज़रिया है, जो उन्होंने अपना स्टांस है उसको चेंज नहीं किया है। तो इस कारण ये बड़ा मुश्किल हो गई कि इसको निगोशिएशन को सफल बनाना। एक सीनियर ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है संडे के दिन कि इसराइल की कोई भी एम्बेसी सेफ नहीं है, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी हो। ये उन्होंने तस्मीन न्यूज़ एजेंसी के साथ बातचीत में ये बात कही है। ये रहीम सफ़ावी, ये सीनियर एडवाइज़र है ईरान सुप्रीम लीडर के। इन्होंने कहा है कि तेहरान यानी ईरान इसराइल को लेजिटिमेट टारगेट के रूप में देख रहा है, क्योंकि जो इसराइल है उसने ईरान की जो एम्बेसी है उसके ऊपर अटैक किया था दमिश्क में, जिसमें लगभग 11 लोग मारे गए थे। उसमें से एक ब्रिगेडियर जनरल रैंक का ऑफिसर भी था। तो उसके बाद ईरान ने कहा था कि हम भी अब स्ट्राइक करेंगे। ईरान ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो कब किस दिन अटैक करेगा और किस जगह में अटैक करेगा। दो अभी सिचुएशन बन सकती है। एक तो हो सकता है कि जो इसराइल की फॉरेन एम्बेसी है उसमें अटैक हो सकता है, जैसे कि जो इधर पड़ोसी देश में इसराइल की जो एम्बेसी होगी उसको ईरान निशाना बना सकता है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि ईरान इसराइल के अंदर स्ट्राइक कर सकता है। तो आज के दिन जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी है उसने एक ग्राफिक पेश किया जिसमें उसने 9 मिसाइल दिखाई जो कि इतनी कैपेबल है, जो इसराइल के अंदर अटैक कर सकती है। इस तरह से ईरान इसराइल को धमका रहा है 2-3 दिनों से और कह रहा है कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। योव गैलेंट जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया है कि हम किसी भी सिनेरियो के लिए तैयार है। और जो ये अटैक हुआ था दमिश्क में जो ईरान की कौंसलेट था उसके ऊपर, उसकी जिम्मेदारी अभी तक इसराइल ने नहीं ली है, ना ही उसने इसको डिनाई किया है। इसराइल जो मिलिट्री ऑपरेशन हो विदेश में करता है उसका ना तो कमेंट करता है उसके ऊपर। तो ये उसकी एक पॉलिसी है जिसके आधार में उसने अभी तक इस अटैक के बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन ये लगभग सबको पता है कि ये जो अटैक हुआ है वो इसराइल की तरफ से हुआ है। अमेरिका भी उसने भी अपने जो इधर इंटरेस्ट है, जो उसके बेसेस है उसको सुरक्षित करना शुरू कर दिया। उसको भी लगता है कि हो सकता है कि ईरान अमेरिका के बेसेस को भी निशाना बनाए, तो अमेरिका ने भी अपने सिक्योरिटी को चाक चौबंद कर दिया है। वर्ल्ड सेंटर किचन के फाउंडर जॉस एंड्रेस, उन्होंने कई क्वेश्चन उठाए जो इसराइल की स्ट्राइक हुई थी कुछ दिन पहले, जिसमें 7 WCK के स्टाफ मारे गए थे। और जॉस एंड्रेस ने पहले तो सवाल ये उठाया कि पहले तो उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है जिसमें का अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसके बाद 2 इजरायली ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया था जिन्होंने इन स्टाफ के ऊपर अटैक किया था, ऑर्डर दिया था अटैक करने का, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जॉस एंड्रेस कह रहे कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये अभी क्योंकि IDF द्वारा की गई है, जो सेना है वहाँ की IDF द्वारा,
तो हम इस इन्वेस्टिगेशन को इम्पार्शियल नहीं मान सकते। हम चाहते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा डीप किया जाए और इसको इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की जाए। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये जो लड़ाई है ये अब इज़राइल को डिफेंड करने की लड़ाई मात्र नहीं है, अब ये लड़ाई ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो गई। यानी कि अब इज़राइल ह्यूमैनिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वो अब सिविलियनों को मार रहा है। वो क्या कर रहा है, वो कोई भी चीज़ उसे गाजा में मूव होती दिख रही है तो उसको वो टारगेट के रूप में देख रहा है उसको, और वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है। ये जो 7 लोग मारे गए थे WC के, ये एक कन्वाई में जा रहे थे जो कि देयर वाला एक जगह पड़ती है, उसका वेयर हाउस से ये निकले थे और ये जा रहे थे कन्वाई में। इनकी जो गाड़ी थी उसमें पूरा लोगो भी था WC का बना हुआ, और इन्होंने डिटेल भी इसराइल मिलिट्री को दे दी थी कि हम इस रास्ते से निकल रहे, सब कुछ इन्होंने बता दिया था। उसके बाद जो इसराइल ने इनके ऊपर अटैक किया तो ये बताता कि इसराइल यहाँ पर किस तरह से लड़ाई को लड़ रहा है। वो बिल्कुल यहाँ पर सीरियस नहीं है, वो सिविलियनों के प्रति उसको बिल्कुल भी उनकी जान की चिंता नहीं है, और वो इस प्रकार से अटैक वो करता रहा है। ये तो मामला ने तूल पकड़ लिया क्योंकि इसमें फॉरेनर मारे गए थे, क्योंकि 7 में से जो 6 लोग मारे गए वो वेस्टर्न देशों से उनका संबंध है। 3 का ब्रिटेन से, 1 का US UK से, और 1 पोलैंड से, और 1 ऑस्ट्रेलिया से। तो इस कारण इस मामले ने तूल पकड़ लिया। नहीं तो ऐसे बहुत हमले हो चुके हैं इसराइल की तरफ से जिसमें सिविलियनों को निशाना बनाया गया था। वो गाजा के सिविलियन थे, उसमें इसराइल को पता था कि कोई हल्ला नहीं करेगा, तो उस कारण इसराइल की अभी आदत बन गई है। वो जिस प्रकार से लड़ाई को लड़ रहा है, जॉस एंड्रेस ने उसको कहा है कि वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। इसराइल मिलिट्री ने विड्रॉ कर दिया है गाजा स्ट्रिप से, जो साउथर्न गाजा स्ट्रिप का इलाका है वहाँ से एक ब्रिगेड को छोड़कर उसने सारी जो उसकी ग्राउंड ट्रूप्स है उसको उसने पुल आउट कर दिया है। ये उसने क्यों किया है इसके बारे में अभी तक उसने कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन US के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक पर्सन जॉन किर्बी, उन्होंने प्रेस के साथ बातचीत में कहा है कि हो सकता है कि ये जो इसराइल के सैनिक है वो थक गए होंगे, तो इनको आराम के लिए इनको अभी समय दिया गया है। तो पुल आउट जो हुआ है इसराइल सेना का, वो खान यूनिस के इलाके से भी हुआ है। तो वहाँ पर अब केवल एक ब्रिगेड है मात्र, जो कि एक ब्रिगेड में 1000 सिपाही होते हैं। इसका कोई गहरा मतलब भी हो सकता है कि इसराइल यहाँ पर जो ऑपरेशन वो रफ़ा में करने वाला है, रफ़ा साउथ में पड़ता है, तो रफ़ा का ऑफेंसिव वो डिले कर रहा है, हो सकता है अमेरिका के कहने में ये, क्योंकि अमेरिका ने कह रखा है जब तक आप यहाँ से सिविलियन को नहीं निकाल देते तब तक आपको यहाँ पर ऑफेंसिव नहीं करना है। तो हो सकता है कि इसराइल ने अमेरिका की बात मान ली होगी। ये दूसरा ये भी हो सकता है कि वाकई में जो जॉन किर्बी कह रहे कि इसराइल सिपाहियों को यहाँ पर आराम देना चाहता है, क्योंकि 4 महीने से लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये भी एक सच्चाई हो सकती है। फिलहाल इसमें आने वाले दिनों में क्लियरिफाई हो पाएगा कि इसका क्या मतलब है।